नमस्कार एंड वेलकम। हिंदी फ्री कोर्स की पहली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा, आपको जो भी डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपको बता दूं। फिलहाल इस क्लास में क्या होने वाला है, मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कि आपको क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है जी। और किस हिसाब से मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बताऊं किस हिसाब से बताऊंगा। आज तारीख है भाई 27 दिसंबर। स्कूल के ज़माने में लिखते थे ना, लो भाई 27/12/2020। आज ये क्लास आप लाइव ले रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जैसे भी। इस क्लास के बाद आपको पढ़ना शुरू करना ही है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाई 28 दिसंबर से आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, वो आपके हिसाब से आप जब भी स्टार्ट करते हो। मैं ऐसा मान के चलूंगा 28 दिसंबर से अपन मान के चलेंगे और 28 फरवरी तक हमारे पास टाइम है। आप अपने हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो कि भाई आप बाद में स्टार्ट कर रहे हो, जल्दी स्टार्ट कर चुके हो। मैं इस हिसाब से मान के चलूंगा कि आपने अभी तक जीरो पे हो आप। अब आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले भाई सिलेबस डिस्कस करेंगे, आखिर हमको क्या क्या पढ़ना है। ऑफ कोर्स वो ब्लूप्रिंट पे बेस्ड होगा और कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। ठीक है, व्याकरण में डाउट है ना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। तो मैं जानता हूँ, देखो यार, आप लोग भले जनरल हिंदी पढ़ रहे हो, आपने हिंदी चूज कर लिया, पर आपकी हिंदी की बहुत वाट लगी हुई है, नहीं है। हैंडरेस करो, ऐसा है कि नहीं है। प्योर हिंदी तो आप लोग भी नहीं समझोगे। ठीक है जी। हाँ, ऐसा ही है ना, हिंदी की वाट लगी है, इंग्लिश की भी वाट लगी है आपकी, ऐसा नहीं है कि हिंदी। कनक जसवानी बेटा, 12th की क्लास है, हो गई आपकी क्लास तो जा सकते हैं आप। 12th की है ये, 12th की। भाई स्पोकन वाले जा सकते हैं, आई मीन वकैब वाले जा सकते हैं। ये भी 12th के लिए है क्लास ओनली, ठीक है। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि प्योर हिंदी में लिखूं, मैं चीजें कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश में ही लिखूं। जैसे मैंने सिलेबस नहीं लिखा, मैंने कंटेंट लिखा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कंटेंट में हमारा बेसिकली क्या क्या आने वाला है, हमारा लिटरेचर आएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारे पाठ। ठीक है, पाठ आ गया। फिर जैसे इंग्लिश में हमारे अलग अलग पोर्शंस होते हैं भाई, राइटिंग पोर्शन होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है और ग्रामर होती है। यहाँ पे हम सिंपल एक ही शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, व्याकरण। और इस व्याकरण में हमारा जो रीडिंग पोर्शन होता है यानी अपठित गद्यांश, ये आ जाएगा। अपठित पद्यांश भी आ जाएंगे, यानी हमारा रीडिंग पोर्शन के नाम पे सिर्फ ये आएगा। फिर हमारा जैसे ग्रामर होता है ना, वो मैं आपको चीजें बताऊंगा। और हमारा राइटिंग, ये हो गया रीडिंग। राइटिंग पोर्शन में हमारे सिर्फ और सिर्फ निबंध आने वाले हैं और पत्र आने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में बहुत सारा था ना, नोटिस, ये वो बहुत सारी चीजें थी। डायरी भी आ गया इस साल तो। यहाँ पे सिर्फ आपको उतना याद रखना है। ठीक है जी, तो व्याकरण में ये आ गया, ये आ गया, प्लस ग्रामर आएगी। कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड चीजें आएंगी, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि व्याकरण में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पाठ के बारे में, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कैसे हम उसको पढ़ेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ पाठ की। एक पाठ होता है, दो विधा होती है बेसिकली हिंदी में। पहली होती है विधा गद्य। वेट, गद्य। गद्य जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोज, इसका मतलब यहाँ पोयम नहीं होती, यहाँ पे पैराग्राफ होते हैं। तो गद्य में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है नर से नारायण। बहुत लोग डाउट में हैं, नर से नारायण तो भाई कट गया था। तो यार देखो, अगर इसमें लिखा है ब्लूप्रिंट में तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, नर से नारायण। ठीक है जी। दूसरा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ठेस बाई फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरा हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लघु कथाएं, जो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी छोटा सा चैप्टर है। ये हो गया तीसरा। फिर हम चौथा जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका, ये आप भी नोट करना। अब आप लोग सोचोगे नोट क्यों करें, सब पीडीएफ है, पीडीएफ तो भाई सबके पास है। लेकिन जब आप ऐसे नोट करते हो ना कि हमने क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा काम होता है भाई। एक पेंसिल लेना, आपके पास अब नोट किया हुआ है ना हमने क्या क्या पढ़ना है, ये लिटरेचर हो गया हमारा, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ एज इट इज। तो आप ऐसे पेंसिल से टिक कर सकते हो कि हमने गद्य पढ़ लिया, हमने नरसिंह नारायण पढ़ लिया, हमने ठेस पढ़ लिया, हमने यहाँ से एक पोयम पढ़ ली, यहाँ से हमने ग्रामर पढ़ ली, तो आप टिक कर पाओगे।
जैसे मैंने टिक किया है कि मैंने इस पे वीडियो बना ली, इस पे वीडियो बना ली, इस पे वीडियो बना ली, तो मेरे सामने क्लियर होगा। याद रखना, जब हमारे सामने चीजें क्लियर होती है तो हम उनको जल्दी करते हैं, हमारे सामने जब चीजें क्लियर नहीं होती ना हम धीरे करते हैं। जैसे अगर आपको एक रेस लड़नी होती है आप तेज भागते हो क्योंकि हमारे सामने मंजिल है, लेकिन जब आपको मॉर्निंग वॉक करनी होती है आप धीरे चलते हो क्योंकि आपके पास कोई मंजिल नहीं है, आपको बस एंजॉयमेंट के लिए चलना है। यहाँ हमें रेस करनी होगी, यहाँ हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए अपने आसपास के लोगों से ज्यादा। ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है, हमको ज्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आज तक 80 आए हैं तो 85, 85 आए हैं तो 90, 90 आए हैं तो 95। तो भाई चौथा हमारा है यहाँ पर बल बहादुरी। जो आपको पढ़ना है तो उसको अच्छी राइटिंग में लिखते जाना, ये नहीं कि चिपका चिपका के लिख दो। बल बहादुरी। उसके बाद पांचवा जो चैप्टर आप करोगे, आप करोगे बीमार का इलाज। आप इलाज नहीं करोगे, आप सिर्फ चैप्टर पढ़ोगे। बीमार का इलाज। छठवा जो आप पढ़ोगे उसका नाम होगा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। कैसे पढ़ोगे मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। ओके, छठवा। आप पहले इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। सातवां जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो है बहुत ही स्पेशल चैप्टर, कलाम साहब ने लिखा है हमारे, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। इसके बाद हम आठवां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पत्र जो इतिहास बन गए। ये लिखा है हमारे बापू ने, महात्मा गांधी का एक पत्र है। इस पत्र को हम पढ़ेंगे। वैसे दूसरों के लेटर पढ़ना चाहिए नहीं थे लेकिन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नौवा। फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की एक झलक। दक्षिण भारत की एक झलक, आचार्य विनय मोहन तिवारी ने लिखा था ये। 10वां। फिर हम पढ़ेंगे हंसनी की भविष्यवाणी। हंसनी की भविष्यवाणी, ठीक है। इसके बाद 11वां जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा पुस्तक, जो कि लिखा है देवेंद्र दीपक ने। काफी ज्यादा ही अच्छा चैप्टर है ये। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका 12th। 12th जो चैप्टर आपका होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल है। वैसे शुरू में ये होना चाहिए था, हम मन की एकाग्रता, कि हमारा मन आखिर एकाग्र क्यों नहीं है, हम क्यों पढ़ाई से भटकते हैं। तो जी ये आपके होने वाले हैं 12 गद्य यानी 12 प्रोज, ठीक है। इंग्लिश में जिस तरीके से हमने प्रोज पढ़ा था ना, ड्रीम नहीं ड्री हाँ ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ा था अपन ने, द डायमंड नेकलेस अपन ने पढ़ा था, उसी तरीके से हिंदी में ये जो 12 चैप्टर्स हैं ये एक तरह से पैराग्राफ में होंगे, इसलिए इनको बोला जाता है गद्य खंड। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 12 चैप्टर हो गए जो हम पढ़ने वाले हैं। ये था आपका गद्य खंड, यानी ये 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं प्रोज के। अब बात आती है पद्य खंड की। तो जिस तरीके से इंग्लिश में हमारे पास पोएट्री होती है, उसी तरीके से हिंदी में होती है कविताएं। कुछ लोग को शायद कविताएं पढ़ना पसंद भी होंगी, ठीक है जी। तो ऐसे हमारे पास हैं जी 6 चैप्टर जो पोयम है। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सूर के बालकृष्ण। सूर के बालकृष्ण। ऑफ कोर्स सूर लिखा है यानी सूरदास ने लिखा है ये चैप्टर। सेकंड जो पोयम हम पढ़ते हैं वो है शौर्य गाथा। शौर्य गाथा। तीसरा जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है हिमालय और हम। गोपाल सिंह नेपाली की ये पोयम है। और नेपाली से आप समझ गए हो कि वो हिमालय के पास में ही रहते थे, तो उन्होंने हिमालय पे ही पोयम लिख दी। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई यशोधरा की व्यथा। यशोधरा की व्यथा। ये जो यशोधरा है इनको यशोदा मत समझ लेना, यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। फिर है माँ। ये संकलित है, अलग अलग जगह से ली गई है। और छठवीं जो हम पढ़ेंगे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, हम कहाँ जा रहे हैं, जहां ऑटो वाला ले जाए हम कहाँ
जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ये 6 पोयम हम पढ़ेंगे। तो ये था आपका पद्य खंड, इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। अब बताता हूं मैं आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो भाई, ये जो चैप्टर हैं आपके 12 प्लस 6 18 जो आपके पार्ट है, ये 18 पार्ट का आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं यूट्यूब वीडियोस के द्वारा। वो लाइव क्लास में हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ मुझे भी बुक ऐसे लाके यूं पढ़ना पड़ेगा। बाय द वे, ये आपकी बुक है वासंती, सॉरी मकरंद, हाँ वासंती पहले थी। मकरंद नाम की ये किताब है। इस किताब में सारे आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इसको आप जरूर पढ़ना। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपके हाथ में अगर बुक हो तो अच्छा है, नहीं हो कोई बात नहीं। तो आप जब इस चैप्टर को निकालोगे, इस तरीके से एक चैप्टर दिखेगा आपको, तो यहाँ आपको मिलता है टेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको मिलता है टेक्स्ट, जैसे ये सूर के बालकृष्ण, तो यहाँ आपको मिलती है पोयम। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ओटी आती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक चौथा पार्ट है जो वैसे अब कट गया है, रहीमन विलास। पर अगर आप देखोगे तो रहीमन विलास में से ही यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लाइन है, ये रही, यहाँ पे रहीमन विलास अभी कट गया, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब ये नहीं कटा था, ये आज से शायद 2017 में या 18 में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था इसमें 142 दोहे हैं। तो एग्जाम में ओटी आ गई, रहीम ने कितने दोहे लिखे हैं, जो आज तक नहीं आई थी, 142 या 192। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर चैप्टर में, जो मैंने राइटर्स के नाम लिए हैं, तो आपको हर चैप्टर में आपकी बुक का ये पोर्शन प्लस आपको एक गाइड परचेज करनी होगी जिसका नाम है कमल। मोस्ट फेमस वही है। तो ऐसी एक कमल की गाइड आती है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे गाइड आएगी, आपको ऑफ कोर्स परचेज करनी है। उस वहां पे भी अगर आप चैप्टर कोई भी निकालोगे ना, तो मोस्ट पॉसिबली वहां पे भी ओटी दी हुई होगी। तो आपको जब भी चैप्टर को पढ़ना है, तो आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहला काम, हमारी वीडियो को आपको पूरा देखना है। ये मत कर देना कि सर इतना लंबी वीडियो बना लेते हो सर, आधे एक घंटे की, हम तो शॉर्ट में समरी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। वरना आप खुद सोचो ना, अगर मैं 30 मिनट की एक वीडियो में टाइम दे रहा हूँ, उस 30 मिनट के लिए मैं 1 घंटा लगा रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करना, उसका पीपीटी बनाना 1 घंटे से भी ऊपर, तो मैं खुद क्यों समरी नहीं बना रहा? बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं भी तो कर सकता हूँ 5-5 मिनट की समरी, मेरे लिए कितना आसान होगा। यहाँ पे मैं 30 मिनट के पीछे कितना टाइम लगाता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, इमेजेस डाउनलोड करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। सिंपल मैं उसमें 6 वीडियो बना लेता 5-5 मिनट की। मैं क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज छोटी वीडियो से आपको समझ में आता है लेकिन दिमाग में नहीं बैठता। पर जब आप 30 मिनट तक उसको वर्ड टू वर्ड डीपली पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में बैठता है। सबसे पहला काम, आपको पूरी वीडियो को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया नीला वाला, कि आखिर राइटर के बारे में पढ़ो पहले, ठीक है, किसने लिखा है उसके बारे में पढ़ो। फिर आपकी जो गाइड है, या तो वो गाइड उठाओ, या गाइड के साथ साथ बोध या फिर अध्ययन में से आप एक चीज ले लो। बाय द वे, आई गेस बोध या फिर अध्ययन नहीं आने वाली होंगी। इंग्लिश में मैं मना करता हूँ लेने को, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, हिंदी में लेकिन लेना पड़ेगी आपको। तो ये काफी पुराने जमाने की है। तो ऐसी एक बोध या फिर अध्ययन आप ले लीजिएगा। दूसरा टुकड़ा इसका यहाँ है। सो ऐसी एक बोध या फिर अध्ययन आप ले लीजिएगा। इन दोनों में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। अब आप बोलोगे सर गाइड में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। एक्स्ट्रा वाले नहीं करने। हर चैप्टर के गाइड में आप देखोगे 2 जगह दिए हुए होते हैं, ओटी और क्वेश्चन आंसर 2 जगह दिए होते हैं। तो आपको ओटी दोनों जगह करनी है, एक एक्स्ट्रा एक बिना एक्स्ट्रा, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स पहले वाले करने हैं। अब क्वेश्चन आंसर कैसे करें, क्योंकि कई बार हमको लगता है यार आंसर्स बहुत छोटे हैं। तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। जो ज्यादा बड़े लगे, जो ज्यादा लेंदी हो, आपको वो उठाना है, पहली बात। नहीं भी तो आप खुद ये जानते हो कि यार हम रट नहीं पाते, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम रट नहीं पाते। तो आपको इनमें से जो बड़ा लगे आपको वो करना है, और फिर जो आपको लगे कि अपने मन से मैं लिख सकता हूँ उसको लिखना है। ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस करोगे तो अच्छा है, वरना 5 साल के करोगे तो काम चलाऊ हो जाएंगे भाई। 60-70 है कोई 60-70 वाला? 60-70 से तो ऊपर ही लाने होंगे आपको, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल वीडियो, राइटर के बारे में पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड। पद व्याख्या के मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो जो पद व्याख्या है, एक तो मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा। पद व्याख्या के पहली बात तो नोट्स, दूसरी बात उसमें जो अलंकार है ना, वो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी गाइड हो चाहे ये हो, आपको है ना दिमाग में दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा
जहाँ पे मैं पद वाक्य के जो नोट्स है वो आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी होंगे। अब मैं आपको उसका एक वर्ड फाइल दूंगा, जो वर्ड फाइल आपके फोन में नहीं खुलेगा, वो साइबर कैफे पे खुलेगा, क्योंकि उसके लिए मंगल फॉन्ट चाहिए होता है। लेकिन मेरे पास एक और सोल्यूशन है, मैं आपको उसके क्लियर इमेजेस भी देने वाला हूँ, तो आप इमेजेस को लेना और अपनी ऐसी कॉपी में नोट कर लेना। तो अगर आपके क्या कॉपी में नोट होगा ना वो, तो आपको बहुत आसानी रहने वाली है। उससे क्या होगा कि आप जब लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर मैं वो आपको एक क्लास लेके आपको उसमें लाइव समझा दूंगा मैं, कि यहाँ पे इस अलंकार का मतलब ये है और ये अलंकार क्या होता है, जैसे रूपक क्या होता है, उपमा क्या होता है। तो मैं एक अलंकार की क्लास लूंगा और स्पेशली आपके पद वाक्य के सारे अलंकार मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से आपका जो पद वाक्य है वो भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए, पद वाक्य हो गए। एक्सट्रैक्ट हिंदी में आते नहीं है, जैसे इंग्लिश में होता है सीन एक्सट्रैक्ट आ गए, सीन पैसेज आ गए, हिंदी में ये नहीं आता। पद वाक्य आती है कि एक आपको पोयम का पार्ट दे देते हैं, बोलते हैं इसके बारे में लिखो। अब बोलो अगर किसी को डाउट हो तो डाउट्स पूछ सकते हो इस बारे में, चैप्टर्स के बारे में सिर्फ। अभी देखो, ये हमने बात की थी है लिटरेचर की। अब हम बात करेंगे, हमारे एक और पोर्शन होता है जिसका नाम है निबंध साहित्य का इतिहास। करीब करीब 2-3 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, बट आपको नहीं लगेगा। निबंध साहित्य का इतिहास क्या है? ये निबंध साहित्य का इतिहास, तो देखो जो निबंध है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसे ही लिखे गए हो। आप देखोगे लिटरेचर दुनिया में कोई सी भी भाषा का हो, तो उसकी शुरुआत बहुत अलग तरीके से हुई थी और आज बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं किताबों की बात करूं, तो आप देखोगे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, किसी भी भाषा की आप बात करो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जापानीज हो, चाहे मराठी हो, जब लिटरेचर लिखते थे ना लोग, तो जो जिस तरीके से लिखा जाता है ना, उस तरीके से बोला नहीं जाता था। ठीक है, जो लैंग्वेज लिखी जाती थी, ऐसा नहीं है कि वो सेम भाषा बोली जाती हो, बोलना और लिखना अलग रहता था। लेकिन आज आप देखोगे तो हम धीरे 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 भाषा को आसान करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी आप देखोगे अखबार जो है वो अभी थोड़ा सिंपल होते जा रहे हैं, वो सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये एक जर्नी है। तो निबंध साहित्य का इतिहास एक तरह से आप एक यात्रा देखोगे हमारे निबंध साहित्य की, जिसकी कहीं पे शुरुआत हुई होगी, एक युग आया होगा शुरुआत का, फिर उसके बाद में एक और युग आ गया, फिर एक और आ गया। ठीक है जी, और फिर एक और चल रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको 4 युगों के बारे में बताऊंगा, जहां पे 4 राइटर्स थे जिनके नाम पे ये युग फेमस हुए। इनमें कौन कौन से लेखक थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आप कैसे पहचानोगे कि वो कौन सा काल है या कौन सा युग है? तो हम उस समय की जो विशेषताएं रही होंगी, हम उन विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी, और बेसिकली इनमें से आपका फिर क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ डेफिनेशंस भी हम पढ़ेंगे, निबंध किसे कहते हैं, शैली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इस तरीके से। तो निबंध साहित्य का इतिहास में हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब ये कैसे होगा? तो या तो ये लाइव क्लास में हो जाएगा, वैसे लाइव क्लास में ही रखेंगे, और बाद में इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप बाद में देखो। वीडियो पे मैं इसलिए फोकस डालता हूँ कि बाद में भी आप देख पाओ। एग्जाम से पहले अपन लाइव क्लास तो रख नहीं सकते, पर अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप वीडियो देख पाओगे, इसीलिए हमने वीडियोस रखी हुई है। ठीक है जी, तो ये था आपका निबंध साहित्य का इतिहास। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा? अगले पोर्शन की बात करते हैं। देखो यार, इसके बाद जो अगला पोर्शन आएगा, जिसका मैंने आपको नाम बताया था व्याकरण, तो व्याकरण जिसमें इंग्लिश का हमारा राइटिंग पोर्शन भी आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम राइटिंग पोर्शन बोलते हैं ना, लेखन, तो ये राइटिंग पोर्शन भी इसी व्याकरण में मैं गिनने वाला हूँ। और रीडिंग पोर्शन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको भी मैं यहाँ पे गिनने वाला हूँ। और गिनने वाला हूँ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर, इसको भी। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं राइटिंग पोर्शन में क्या आएगा। तो हिंदी में राइटिंग पोर्शन को बोलते हैं लेखन। तो लेखन में जो आपको आएगा उसका नाम है भाई, एक तो संक्षेपण। अब उस नाम ही नहीं सुना होगा आपने, संक्षेपण। तो देखो, संक्षेपण का मतलब होता है जब आपको कुछ लाइंस को समराइज करना होता है, मतलब लाइंस ज्यादा लिखी होंगी, आपको उसको समराइज करना होगा, उसको शॉर्ट में बताना होगा। जैसे मान लो 10 लाइन है, 10 लाइन को आपको 4 में बताना है। पद व्याख्या का उल्टा, पद व्याख्या में 4 लाइन से अपन को 10 करनी होती है, एलाबोरेट करना होता है। गद व्याख्या में भी अपन को एलाबोरेट करना होता है। यहाँ एलाबोरेट नहीं करना होता, यहाँ पे हमको समझाना नहीं होता, यहाँ पे हमको समराइज करना होता है, शॉर्ट में बताना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे संक्षेपण आपका हो जाएगा राइटिंग पोर्शन में। फिर हम लिखेंगे निबंध।
निबंध लेखन। अब यार निबंध को लेके कुछ लोगों के मन में डाउट ये है कि सर 4 मार्क्स में निबंध कैसे आएगा। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में डाउट है। तो यार आपको निबंध उतना ही बड़ा करना है जितना आप करते आए हो, जितना बहुत सालों से लोग करते आए हैं। भरोसा नहीं होता एमपी बोर्ड का वो 4 मार्क्स बोल के आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, या फिर निबंध के भी पार्ट्स कर दे। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा हिंदी में पार्ट होते हैं कि भाई 3 मार्क्स की रूपरेखा अलग है, बाकी निबंध अलग है। हो सकता है इंग्लिश में भी ऐसा कुछ कर दिया जाए। तो आपको उतना ही करना है निबंध, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, जितना चलता आ रहा है। ऐसा मत सोचना कि 4 मार्क्स के चक्कर में आधा निबंध कर दें, शॉर्ट में निबंध कर दें। भाई पूरा करना। ठीक है जी, निबंध हो गया। इसके अलावा हम लोग करने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन तो मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज काफी यूज की है, तो अब आप याद रखना कि इन तीनों को हम बोल सकते हैं व्याकरण का राइटिंग पोर्शन। जनरली इतने इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, पर यार आप लोग हिंदी से थोड़ा कम होते हो रूबरू, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक और एडवाइस भी देने वाला हूँ। ये मैंने आपको बताया राइटिंग पोर्शन के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखन। तो लेखन में हमको ये सीखना है। अब सीखना क्या है, निबंध तो यार आप याद ही करते हो, पत्र में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, संक्षेपण की अपन करवा देंगे आपकी प्रैक्टिस। तो ये हो गया आपका राइटिंग पोर्शन। अब आपको बताया जाए यार कुछ वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी जिनको आप कह सकते हो हमारी शब्दावली, हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, इंग्लिश में बोलते हैं हमारी वोकैबुलरी। लास्ट में ई की मात्रा आ रही है। तो वोकैबुलरी आपने हमेशा से याद किए होंगे, अनेकार्थी और समोच्चारित शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है उस शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची मत समझ लेना। अनेकार्थी शब्द मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हो। जैसे अंक, अंक का मतलब होता है नंबर, और अंक का मतलब होता है गोद। तो ये हो गया आपका अनेकार्थी शब्द। ऐसे ही इसके साथ में और हम पढ़ते हैं समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका मीनिंग तो अलग अलग है, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सम हो, काफी हद तक कॉमन हो, काफी हद तक करीब हो, यू कैन से एक ही हो। जैसे उत्तर, उत्तर का मतलब आप कहोगे दिशा, लेकिन उत्तर का मतलब क्या हो गया, उत्तर। तो थोड़ा एक जैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो गया, थोड़ा सा एक जैसा हो गया, वहां पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आपको और एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे एक होता है वर्ड जिसको हम बोलते हैं ग्रह, ये होता है हमारा घर। इसको क्या बोलते हो आप लोग? अनम्यूट होके बोलना, मतलब हैंड रेस करना जो बताना चाहे। इसको क्या बोलते हो आप हिंदी में? प्रोनाउंसिएशन कौन बताएगा इसका जल्दी से? शर्मा जी बताएंगे, अरे पंडित जी बताएंगे हमारे। हाँ पंडित जी, क्या बोलते हैं इसको? ऊपर वाले को ग्रह और नीचे वाले को गृह। गृह, अच्छा। दूसरे पंडित जी, गरिमा जी बताइए। गृह। गृह, अच्छा। नीतू? ग्रह। ग्रह थे तो मगरमच्छ बना रही है तो। देखो भाई, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होता है गृह। कैसे? ये जो ये वाली मात्रा है ना, ये ओ का साउंड देती है, आपको पता है? दिस इज गृह। तो आप देखोगे असली प्रोनाउंसिएशन दोनों के अलग है और मीनिंग भी अलग है। एक घर को दिखाता है और एक ग्रह मतलब प्लैनेट को दिखाता है। ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जो लगते तो कॉमन है, बट असल में अलग होते हैं। इनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो वोकैबुलरी यानी शब्दावली में आपको अनेकार्थी शब्द याद करने हैं, अनेकार्थी होगा ये, और समोच्चारित शब्द याद करने हैं। मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर की हिंदी इतनी अच्छी है तो इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश ही रखना चाहिए थी, गृह नहीं होता। ठीक है जी। और बताता हूँ आपको, ऐसे ही आपको करना होता है पारिभाषिक और तकनीकी शब्द। पारिभाषिक और तकनीकी शब्द, यहाँ बेसिकली आपको कुछ वर्ड्स की इंग्लिश याद करना पड़ेगी। तकनीकी जैसे तकनीकी, टेक्निकल, तकनीक, टेक्निक। ठीक है जी। इस तरीके से आपको कुछ और शब्द जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे ये आपको याद करना पड़ेंगे। फिर आपको इसके अलावा याद करना पड़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्ति ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है। फिर आप याद रखोगे शब्द युग्म।
ये सब आपको गाइड में जितने दिए हुए हैं उतने ही करने हैं कमल वाली। शब्द युग में क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं जो साथ में आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये लीजिए आपको गाइड में से ही। तो अगर आप लास्ट में यहाँ पे जाओगे तो शब्द आएगा बंदी और बंदी। तो आपने सुना है प्यार व्यार, रात रात, रात वात, ऑफलाइन वॉफलाइन नहीं बोलते हम लोग, इस तरीके के शब्द होते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो मिलते जुलते हो। फॉर एग्जाम्पल पर्याप्त और प्राप्त, रत और रक्त, इनकी स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, लेकिन थोड़ा सा मिलते जुलते हैं। इन शब्दों की हम बात करेंगे शब्द युग में। फॉर एग्जाम्पल रत अलग हो गया, रक्त अलग हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही टेक और टेव, पहले चैप्टर में 2 शब्द आए थे, जिद और आदत। इस तरीके के शब्द हम पढ़ने वाले हैं शब्द युग्म के अंडर, ठीक है जी। शब्द युग में मुहावरा और लोकोक्ति और पारिभाषिक और तकनीकी शब्द, अनेकार्थी और समुच्चारित शब्द, विलोम पर्यायवाची भी आप इसमें गिन सकते हैं, मान सकते हैं, मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट आप मान सकते हैं कि वो भी हमको पढ़ना ही है, ठीक है भाई। सो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, डन बोलिए, पर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो इसके बाद आपको पढ़नी है ग्रामर। ग्रामर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई समास, वाक्य के भेद और रूपांतरण, यानी क्लॉज से रिलेटेड है कि भाई सेंटेंस हमारा सिंपल है तो उसको कॉम्प्लेक्स करो, कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंपल करो, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम सेंटेंस को कैसे अशुद्ध से शुद्ध करें ये पढ़ेंगे। भापलवन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। और बहुत लोगों को डाउट है कि 10 साल पुराने जो पेपर है वो हम करें कि नहीं, तो बिल्कुल आपको करने हैं। 10 साल वाले करोगे तो वो इंपॉर्टेंट है, बट हाँ रीड सारे के सारे करो, रीड करो ऑल क्वेश्चंस को, ठीक है जी। लेकिन जब बात आती है याद करने की तो बिल्कुल आप 10 साल पुराने याद कर सकते हो। और जो लोग सिंसियर है 90+ लाना चाहते हैं वो लोग भाई अगले संडे को क्लास से पहले, अगर आप वीडियो देख रहे हो और तब तक आप ज्वाइन कर लेते हो और आप अभी इस लाइव क्लास में हो, तो आप लोगों को अगले संडे को क्लास से पहले भाई नरसिंह नारायण, ठेस और सूर्य के बालकृष्ण, इनको एकदम अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन आंसर्स, हमारा जो राइटर है उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, सारी चीजें ओटी जहां से मिले वहां से आपको जरूर पढ़नी है। अगले संडे टेस्ट होगा और हम समास पढ़ने वाले हैं। टिल देन एंजॉय।